हाँ भाई, राम राम। बढ़िया हो? अब देखिए, जो बाहर हैं वो भी जल्दी आए भाई। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें एक बार आपको जोड़ दूं मैं, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर में 2 अगस्त को सत्र 2019 का 34वां संविधान संशोधन हुआ और 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में, 9 अगस्त को राष्ट्रपति के क्या हो गए, हस्ताक्षर हो गए। ये सारा काम किसके संदर्भ में है? धारा 370 अनुच्छेद 35 ए के संदर्भ में। और फिर 5 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को आरटी एक्ट 2009 को किसमें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों में, टेरिटरी में क्या कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, यहां तक कानूनी प्रक्रिया थी। उसके बाद आरटी एक्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो आरटी एक्ट की स्ट्रक्चर में कितने अध्याय हैं बेटा? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं और एक क्या है? ठीक है, ओके। अब इसका मैंने बता भी दिया था कि 39वीं धारा कब आई, ये पहले वाले पेज पर समझा दिया था। ठीक है, 20 जून 2012 को 38वीं धारा की शक्तियों का उपयोग करते हुए, ठीक है, राष्ट्रपति महामहिम ने क्या किया, संशोधन किया और 20 जून 2012 से 39वीं धारा क्या होगी, लागू होगी। इसको संशोधन अधिनियम 2012 कहा गया। ये बात लिखवा चुके हैं, ठीक है। अब अध्याय में, संरचना में पहली चीज क्या है? अध्याय। ठीक है, अध्याय कितने हैं? 7। सबसे पहले अध्याय में क्या आएगा? आरटीई की प्रस्तावना। दूसरे में विस्तृत उल्लेख, मतलब जिसने उसको बनाया उसका उल्लेख। फिर है तीसरे अध्याय में स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार और उसके दायित्व। ठीक है, साथ साथ में किसको रखा? माता पिता को। अध्याय 4 में कौन है? विद्यालय में कितने अक्षर हैं? तो विद्यालय कौन से भाग में? कितनी विषय वस्तु हैं? कौन कौन सी? विद्यालय के, शिक्षक के, शिक्षक की और शिक्षक के, याद रह जाएगा। चलो ठीक है। अध्याय 5 में क्या है? पाठ्यक्रम। अध्याय 5 में क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम। 6 में कौन है? बालक, है ना? बालक के अधिकारों का संरक्षण। किसका बेटा? अधिकारों का क्या है? संरक्षण। क्लियर है? तो कितने साल का बच्चा प्रवेश लेता है? तो बच्चे को किस में रख दिया? छठे अध्याय में। अध्याय 7 अध्याय में क्या है? प्रकीर्ण है बेटा। क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब है, देखो, प्रकरण विशेष से संबंधित। किसे है? प्रकरण विशेष से संबंधित। प्रकरण विशेष से संबंधित। सर प्रश्न में दोनों ही हो तो बेटा आरटी 2009 से लेकर 12 तक 38 धाराएं हैं। अगर वो पूछता है कि संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार कितनी धाराएं हैं, तो उत्तर आएगा 39। ठीक है, अब वर्तमान में तो 39 ही है, तो पहले कितनी, जब बना था तब कितनी थी? 38। इसीलिए तो चीजें बताई, वरना तो 38 ही है। लगभग किताबों में 38 दे रखा है, 39 करवाते ही नहीं है। 39वीं कब आई? इसलिए वो संशोधन अधिनियम पूरा करवाया आपको। ओके। प्रकीर्ण का मतलब क्या है? प्रकरण विशेष से संबंधित। कैसे? मान लीजिए सरकार को लगता है कि जो वर्तमान में विद्यालय के जितने भी मापदंड हैं वो वर्तमान की शिक्षा पॉलिसी के अनुसार सही नहीं है। जैसे पहले बीएड कितने साल की होती थी? 1 साल। सरकार को लगा कि बीएड का प्रशिक्षण अवधि क्या करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। तो प्रकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो प्रकरण विशेष के संबंध में मतलब अगर सरकार चाहती है कि उसे किसी कारणवश किसी चीज को बदलना है तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वह उस प्रकरण के संबंध में उस अधिनियम में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब एक प्रकरण बना कि नहीं बना, और उसका अधिकार किसके पास में है? सरकार के पास।
तो समुचित सरकार के पास अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान रखती है। परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। किसके पास है बेटा? सरकार के पास। समझ में आ गई बात? सरकार किसी भी जगह पर, किसी भी धारा में, कहीं पर भी क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। यहां तक ठीक है? तो पहले अपन क्या लिखेंगे? इन सातों के सातों अध्यायों का पूरा नाम लिखेंगे। एक बार मैं धाराएं बता देता हूं, कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं पढ़ेंगे। तो पहले में तो कौन सी पढ़ेंगे बेटा? 1 व 2। दूसरे में कौन सी पढ़ेंगे? 3, 4 और 5। ठीक है। फिर तीसरे में पढ़ेंगे बेटा 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ओके। उसके बाद में अध्याय 4 में 12 से लेकर 28 तक 17 धाराएं हैं। सबसे बड़ा अध्याय है। क्लियर? उसके बाद अध्याय क्या है? 5। 5 के अंदर आ जाएगी बेटा धारा 29 और 30। 6 के अंदर आ जाएगी धारा 31, 32, 33 और क्या? 34। और फिर 35 से लेकर 39 तक धारा आ जाएगी बेटा अध्याय 7 में। ये पूरा करने के बाद फिर हम प्रवेश करेंगे किसमें? धाराओं में। धारा पढ़ेंगे, फिर धारा के साथ में इसकी उपधाराएं और उसके उपबंध, क्योंकि पिछली जो एग्जाम्स देख रहे हैं उसके अंदर धारा की उपधारा के उपबंध से सवाल पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा कोई चांस नहीं बचेगा कि आप कोई सवाल हल नहीं कर सके। ठीक है? 2 घंटे हो सकता है ज्यादा लगे अपने को, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। धारा 1 से लेकर 10-11 तक, एक 12 में जोर आएगा, एक 2 में जोर आएगा, एक 3 और 4, 5 में जोर आएगा। फिर धाराएं क्या है? इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिस्टमेटिकली समझेंगे इनको। तो पहले अपन लिख सकते हैं इसको, करें शुरू। लिखो। लिखें अध्याय, है ना? ए पॉइंट डाल लो और उसमें हेडिंग क्या बन जाएगी? अध्याय। ओके। लिखें प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय। हेडिंग बेटा देखो, हेडिंग तो मेन क्या थी? आरटी एक्ट 2009 की क्या संरचना, ये लिखो पहले। आरटीई एक्ट 2009 की संरचना, हेडिंग डाल ली। फिर इसमें लिखो, नीचे लिखे इसके अंतर्गत, कोई बात नहीं, जिसने लिख लिया वो ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिखो। इसके अंतर्गत 7 अध्याय, इसके अंतर्गत क्या? संरचना में 7 अध्याय। ओके। 38 धाराएं, क्या लिखेंगे? 38 धाराएं। और फिर लिखो संशोधन पश्चात, क्या लिखेंगे? संशोधन पश्चात कितनी? 39। सही है? पहले कितनी लिखोगे? 38। फिर क्या लिखोगे? संशोधन पश्चात कितनी? 39। ठीक है? हाँ जी, क्या हुआ? किसकी? उन्नीस सौ 77। किसका पुनरीक्षण? किसका? तो किसी के संबंध में होगी, शिक्षा नीति के संबंध में है, एनसीए के संबंध में है, किसके है? तो वो अपना काम नहीं है, वो उसका हिस्ट्री वालों का काम है। जब आयोग पढ़ेंगे ना वहां पर, यहां नहीं है वो। है? आरटी में कहां से आ गए सवाल? आरटी में धाराएं है यार, वो तो आरटी से पहले का तो इतिहास पढ़ा है। क्वेश्चन लाना, उसके बाद बता दूंगा मैं आपको। ठीक है? ऐसे पुनरीक्षण समिति तो हर चीज की बनती है ना? हर साल विवाद चलते रहते हैं, है ना? हंटिंगटन समिति है, उन्नीकृष्ण आयोग है उसका। देख भाई साहब, मेरा काम जीके वाला नहीं है, अपनी सीमा है एक, है ना? आरटी नहीं है, 1977 में आरटी है ही नहीं, है ना? आरटी तो 2009 में आया है। अपन क्या करते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो उसको सीधा कहाँ से जोड़ देते हैं? कहीं ना कहीं से चीज जोड़ते हैं। वो अपना, मेरा पार्ट करंट जीके का और जीके वाला पार्ट है ही नहीं। मैं तो सिर्फ वो चीजें रखूंगा जहां पर अपने को इस अधिनियम को समझने में क्या मिलेगी? सहायता। तुम कहोगे तो मैं क्लियर कट क्या करूंगा? मना करूंगा कि भाई मुझे नहीं आता।
मुझे आता भी नहीं है और मैं सीखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है और क्योंकि वो काम का भी नहीं है। और तीसरी बात, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो मुझे फैक्चुअल जानकारी से कोई मीनिंग भी नहीं निकलता है। ये इतना कहता हूँ कि मैं इसको पार्ट को आप तैयार कर लोगे तो आपका काम निकल जाएगा बहुत अच्छे से, स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर? ओके, यहाँ हो गया। लेकिन इसके 7 अध्याय। और दूसरी बात, अगर कोई फैक्चुअल चीज़ होती है ना तो उसको टाइप किया करो। आपके मोबाइल में एक शब्द है गूगल, ठीक है, उसको टाइप करो और वहाँ पढ़ लो, ठीक है। अगर कोई फैक्ट चेक करूँगा मैं भी कहाँ देखूँगा? गूगल पर देखूँगा। हाँ, अरे मुझे पता है सारी चीज़ें गूगल पर नहीं होती, ठीक है, और हर चीज़ गूगल पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन फैक्चुअल चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलेगी? गूगल पर मिलेगी, ठीक है। और ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ तो उस चीज़ का। तो अब शिक्षा आयोग, शिक्षा का विकास, वो भारत के अंदर शिक्षा का महत्व प्रारूप ये आता है, हिस्ट्री का टॉपिक है, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले। मैंने तो हिस्ट्री वाले लोगों से उधारा मांगा था ये टॉपिक, भाई साहब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दो ताकि एक सीक्वेंस में क्या बन जाए, चीज़ें जुड़ जाए। सही बात समझे? ठीक है, तो लिखे कितने अध्याय? 7 अध्याय, 39 धाराएं, वह एक अनुसूची शामिल है। क्या है? एक अनुसूची शामिल है। एक अनुसूची शामिल है। लिख लिया? ओके ओके। अब लिखें पहला अध्याय, सेक्शन क्या डाल देंगे? बिंदु ए, और उसमें लिख देगो अध्याय 7। अध्याय कितने? 7। अरे CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, वे बच्चे जिन्हें क्या होती है? विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। धारा 2 की उपधारा 5 के सबसेक्शन ए में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। 2016 के बाद में इनको दिव्यांगजन कहा जाने लगा। ओके, लिखो पहला लिखें अध्याय प्रथम। अध्याय प्रथम, RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख है। RTE एक्ट 2009 की प्रस्तावना का उल्लेख है। की प्रस्तावना का क्या है? उल्लेख है। उसके बाद लिखें अध्याय द्वितीय। अध्याय द्वितीय, अरे अध्याय 2, अब द्वितीय नहीं समझते 2 लिख लो, है ना। उसमें लिखें अध्याय 2। ओके, अच्छा ये धाराएं क्या लिख लो, आगे लिख दो 1 और 2, 1 व 2। क्या हो गया? अच्छा, 1 व 2 लिख लिया। उसके बाद लिखें अध्याय 2, RTE एक्ट 2009 का विस्तृत उल्लेख है। RTE एक्ट 2009 का विस्तृत उल्लेख है। विस्तृत उल्लेख है, तो धारा कौन सी आ जाएंगी? 3, 4 और 5। लिख लिया? उसके बाद लिखें अध्याय तृतीय। अध्याय तृतीय, लिखें स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार।
स्थानीय प्राधिकारी के प्राधिकार स्थानीय प्राधिकार के क्या प्राधिकार तथा माता पिता के स्थानीय प्राधिकारी के क्या अधिकार तथा माता पिता के दायित्व है, माता पिता के दायित्व है, माता पिता के दायित्व है। ठीक है, फिर लिखें अध्याय 4। ओ लिखो 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 मैं भूल जाता हूँ ना, तुम्हारे बैच में हूँ है ना। धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11 लिख लिया। आ जाओ फिर, रुक जाऊं, रुक गया। अब बताओ लिखो अध्याय 4, अध्याय 4 लिखो। इसमें विद्यालय को शामिल किया गया है, 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 जिसमें विद्यालय के मानक, विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, शिक्षक के अधिकार, शिक्षक के अधिकार। यार इसको रिप्लाई करना एक बार, ऊपर वो जो पूछ रिकॉर्डेड क्लास का क्या पूछ रहे बार बार। CWSN का तो बता दिया, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चे है ना, दिव्यांगजन बच्चों के लिए था है ना। ओके, 2017 वाले संशोधन में आएगा ये। ओके, विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार, शिक्षक की योग्यताएं, शिक्षक की योग्यताएं, शिक्षक की योग्यताएं और शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक के कर्तव्य। आप कुछ बच्चे क्या कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, टेक्स्ट बुक है ना, उस पर कई बार सर्च मारते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर उसके कई बार ब्लॉग्स में गलत जानकारी दी होती है। ठीक है, अब जैसे आप पुनर्निरीक्षण समिति पर जाओगे, जैसे भैया ने पूछा 1977 में, तो वहाँ पर अशोक मेहता समिति दे रखी होगी एक, और अशोक मेहता समिति शिक्षा के लिए नहीं थी, वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए, उसके संशोधनों के लिए लागू की गई थी। तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि सीधे लोग सर्च मारते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो ब्लॉग्स पे प्रॉपर जानकारी सही नहीं होती है। तो आप जो पूछ रहे थे वहाँ है अशोक मेहता समिति। ठीक है, वो पंचायती राज के लिए थी, वो शिक्षा के लिए नहीं थी। ओके, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप जैसे सर्च मारते हैं ना कहाँ पर, तो वहाँ से वो चीज़ें आती है, लेकिन उन चीज़ों को क्लास में नहीं रखेंगे जिसका कोई वहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आगे लिखो। तो दूसरा होगा तो क्या हो गया, गूगल करके देख देखें, अशोक मेहता दे रखा है, पुनर्निरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे, अपने आप पता लग जाएगा। आगे लिखो। धारा लिखें बेटा 12 से लेकर 28 है बेटा। देख मेरा ही काम नहीं है ये, मेरा काम है पढ़ाने का। ठीक है, 12 से लेकर कितने 28। उसके बाद लिखें फिर है अध्याय 5, अध्याय 5 क्या हो गया,
लेट जगह हो गया, लिखो। पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले, देखना एक बार, ये दे रखिए, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले, यही दे रखिए ना। चलो ठीक है, क्या पता ऐसा लगता है कि सर गलत बता रहे हैं, है ना। पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख है, एवं किसका उल्लेख है? दायित्वों का उल्लेख है, दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है बेटा, धारा लिखो 29 और 30, इस बार याद रहेगा मेरे। ठीक है, धारा 29 और 30, 29 और 30। फिर लिखें अध्याय 6, अध्याय 6 बालक के अधिकार, बालक के अधिकारों के, बालक के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, बालक के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, बालक के अधिकारों के, ठीक है, संरक्षण से संबंधित। इसमें लिखो बेटा धारा 31, 32, 33, 34, 31, 32, 33, 34। ओके, उसके बाद लिखेंगे अध्याय 7, अध्याय 7। ओके, अध्याय 7 में है, आधा एक तो तुम्हारी स्पीड ये पेन बदलने के चक्कर में चली जाती है। ऐसा कोई सवाल आता है क्या कोई एग्जाम में कि पेन कितनी बार बदले थे तुमने क्लास में? हमें भी बताओ यार, उसका प्रारूप कैसे बनाते हो सवाल, तो मैं भी सॉल्व कराऊं। एक पेन से लिख लिया करो। अच्छा, मजा नहीं आता है? उसमें भी मजा लेने की कोशिश कर रहे हो। लिखो प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। अध्याय 7 क्या है? प्रकीर्ण। यह है, प्रकीर्ण लिख लिया तो लिख ले भाई। प्रकीर्ण लिखें, यह प्रकरण विशेष से संबंधित अध्याय है, प्रकरण विशेष से संबंधित अध्याय है, प्रकरण विशेष से संबंधित अध्याय है, प्रकरण विशेष से संबंधित अध्याय है। क्लियर? धारा लिख लो इसमें 35, 36, 37, 38 और 39। 35, 36, 39 तक लिख लो। क्लियर? चलो, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है अध्याय वाला। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे बी पार्ट की। और बी पार्ट में आएगा कौन सी बेटा? धाराएं, आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स की अगर बात करें तो आर्टिकल अब टोटल कितनी पढ़ेंगे? 39। ठीक है, सबसे ज्यादा जोर जो आएगा अपने को आएगा 2 नंबर की धारा में, फिर एक आएगा 5 नंबर में, एक आएगा 12 नंबर में, और एक आएगा 21 नंबर में। ठीक है, इनमें समय लगेगा। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें धारा 1 की, बेटा कंसंट्रेट हो जाओ
ओके, और ये मान के चल लेना, यहाँ समझ लिया तो मैं उन 2 सवालों की बात कर रहा हूँ जो लगभग किसी को नहीं आएंगे या उनमें लोग फंसेंगे। वो 2 सवाल आपको मेरिट को एक्सटेंड करेंगे। मैं 10 में से उन 8 सवालों की बात नहीं कर रहा जिसके सबके सही होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ समझो इस बात को, कि अपन उन 2 सवालों की बात कर रहे हैं जो बाकी किसी के सही नहीं होंगे, वो अपने सही होने चाहिए। बाकी 8 सवाल तो अपने सही होंगे ही होंगे, लेकिन 2 सवाल वो जो कंसेप्चुअल बनते हैं, जिनको कि हम लटक जाते हैं कि यार अब इसमें क्या करें, वहां की समझ विकसित करनी है। ठीक है, तो धारा 1 के अंदर क्या दिया गया है, आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम दिया गया है। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, निशुल्क एवं बोलो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। क्लियर है, 2000 अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 1 अप्रैल, ठीक है, शीर्षक क्या आएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ये पहली धारा का उल्लेख है, बहुत सामान्य है, याद रह जाएगी। ओके, अब आती है धारा 2, और धारा 2 में अधिनियम की शब्दावलियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों, शब्दावलियों का उल्लेख है। और उन शब्दावलियों में कैसे पढ़ेंगे, धारा 2 की उपधारा 1, और ऐसे करके उपधाराएं हैं 17। कितनी है, 17। 17 में से पिछली बार जो सवाल पूछा था, धारा 2 की उपधारा 4 और 5 में से सवाल पूछा था उसने। ठीक है, तो यहां देखें, धारा शब्दावलियों में धारा 2 की उपधारा क्या, 1, उसमें शब्द दिया गया है दोस्तों समुचित सरकार। क्या दिया गया है, समुचित सरकार। ठीक है, पहले 5 लिख रहा हूं मैं, 5 को समझेंगे, फिर अगली 5 लिखेंगे, फिर अगली 7 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा धारा 2, अब नामकरण देख लो कैसे कर रहा हूं मैं, धारा 2 की उपधारा 2। क्लियर, और इसका नाम हो जाएगा प्रति व्यक्ति शुल्क। क्या हो जाएगा बेटा, प्रति व्यक्ति शुल्क, प्रति व्यक्ति शुल्क। ओके, धारा 2 की उपधारा 3, इसमें आएगा बालक, कि बालक शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, उसको बोलो बंद कर दे, इंपॉर्टेंट है तो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। हाँ, अर्जेंसी देखो, घर परिवार से कोई कॉल आता है, अर्जेंसी हो तो बिल्कुल जाइए, मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूँ। ठीक है, बस अपने आप से चोरी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट कॉल है, संवेगात्मक स्थिति है, उम्र है तुम्हारी, फिर बाद में क्या करोगे भाई, सही है ना। तो वो भी जरूरी है ना, इमोशंस का होना भी लाइफ में जरूरी है। फिर कर किसके लिए रहो, है ना। हो जाता है तो बाहर जाइए, आराम से बात करके आराम से तसल्ली जा जाए, अब ठीक हो, है ना, फिर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो धारा 2 की उपधारा क्या, 3। ठीक है, और धारा 2 की उपधारा 4 और उपधारा 5, इसमें आएगा बेटा असुविधाग्रस्त बालक। बालक के प्रकार हो जाएंगे इसमें, क्या जाएगा, असुविधाग्रस्त बालक, और इसमें आ जाएगा निशक्तजन बालक। क्या जाएगा, निशक्तजन बालक। और अब इसको संशोधन करते हुए इसके स्थान पर लिख दिया है विकलांग बालक। क्या लिख दिया बेटा, विकलांग बालक। क्या हो गया, विकलांग बालक। तो कितनी उपधाराएं बताई मैंने, 5। पहली उपधारा में
क्या दे रखा है? समुचित सरकार। इस शब्द को तोड़ो और समुचित का अर्थ होता है समय के अनुसार उचित सरकार। जब ये अधिनियम बना तब सरकार थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। यस और नो? तो उस समय जब बना उस समय उचित सरकार कौन सी थी? यूपीए। और क्या आरटी एक्ट अब लागू नहीं है क्या? अब भी लागू है। तो अब उचित सरकार कौन सी है? एनडीए की सरकार है। यहां तक ठीक है? मतलब जैसी भी सरकार हो उसका दायित्व है कि वो अधिनियम को क्या करेगी? लागू। तो समुचित सरकार 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 3। तो ये धारा 1 उपधारा धारा 2 उपधारा 1 और इसके 3 उपबंध हैं, 1, 2 और 3। अब सरकारें 3 प्रकार की होती है। अब जिसका पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज ज्यादा है वो मेरे से मत उलझना, अपने दिमाग में उलझाना है ना। क्या है? एक तो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, जैसे दमन और द्वीप में चलाई जाती है। तो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति क्या करता है? अपना एक एलजी है ना, क्या करता है? नियुक्त करता है, एक प्रशासक नियुक्त करता है और वो क्या करता है? वहां पर सरकार चलाता है। यस और नो? एक बात होगी। तो ये होगी भाई साहब, मैं लिख दूं यहां पर, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। सहमत हो इस बात से? हाँ या ना? भाई समुचित सरकार में 3 सरकारें हैं। एक बात। नंबर 2, राज्य सरकार में निर्वाचित सरकार। राज्य में जैसे अपने राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, ये सारी कैसी सरकारें हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित सरकार। ये सर नो? 2 हो गई। और एक है जैसे दिल्ली है, दिल्ली है कि नहीं है? ये चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं है? इनके अंदर भी क्या है? सरकार है। तो तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? केंद्र शासित राज्यों में दोस्तों निर्वाचित सरकार। ये अर्थ है किसका? आरटीई में समुचित सरकार। बोलो, क्लियर है तीनों चीजें? समुचित का मतलब क्या हुआ? समय के अनुसार उचित सरकार, जो कि आरटीई का क्या करेगी? प्रबंधन करेगी, उसको लागू करने का प्रयास करेगी। एक बात क्लियर है? अब ये सरकारें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहली, जैसे दमन द्वीप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। अब इसको केंद्र सरकार का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मान लो, उससे लेना देना नहीं है। अपने को चीजें समझनी है कि केंद्र सरकार क्या करती है? एक प्रशासक नियुक्त करती है, जिसको एलजी बोल दो या उपराज्यपाल बोल दो, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं जिसको, उपराज्यपाल बोल दो, और वो वहां पर क्या चलाता है? सरकार चलाता है। यहां तक क्लियर है? दूसरी, जो स्टेट के अंदर सरकार होती है, स्टेट का सरकार का मतलब क्या हुआ? जो राज्य सरकारें होती हैं वो। और तीसरी क्या है? केंद्र शासित राज्यों में निर्वाचित सरकार। यहां तक ठीक है? चलो ठीक है। एक बात समझ में आ गई? तो देखो, धारा 2 की उपधारा के उपबंध 1, 2 और 3। तो धारा 2 की उपधारा 1 के उपबंध 2 के अनुसार कौन सी सरकार है? राज्य में निर्वाचित सरकार। धारा 2 की उपधारा 1 के उपबंध 3 के अनुसार क्या है? समझ में आ रही बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, पहले धारा, फिर उपधारा, फिर उपबंध। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति शुल्क कि बच्चे से क्या शुल्क लिया जाएगा। बच्चे से क्या शुल्क लिया जाएगा? भाई मेरे थोड़ा सा तो हंस ले यार, थोड़ा सा हंस। ऐसे इतना उदास उधर से मत देख, मुझे देख ले, मैं भी ठीक ठाक ही दिखता हूँ, है ना, इतना बुरा भी नहीं दिखता। हाँ ओके। तो भाई साहब, दूसरी धारा क्या है? धारा 2 की उपधारा 2 कि
कौन से विद्यालय में शुल्क लिया जाएगा और कौन से विद्यालय में शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे पहले धारा 2 की उपधारा 14 समझानी पड़ेगी। पहले उसको समझेंगे, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा। तो एक बार चलते हैं धारा 14 पर, है ना। यहां देखो आप, धारा 2 की उपधारा 14 क्लियर है। इसमें आगे दे रखा है विद्यालय। क्या दे रखा है बेटा? विद्यालय। और इस धारा 2 की उपधारा 14 के 4 उपबंध हैं। कितने उपबंध हैं? 4 उपबंध हैं, ठीक है। उन 4 उपबंधों में 4 प्रकार के विद्यालय दे रखे हैं। एक विद्यालय है सरकारी विद्यालय। कैसा है बेटा? सरकारी विद्यालय। क्लियर बात? सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। यस और नो? तो सरकारी विद्यालय की बात करेंगे तो सरकारी विद्यालय का संचालन कौन करती है? सरकार। और सरकार, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, समस्त वित्त पोषण। समस्त वित्त पोषण मतलब सारा पैसा खर्च कौन करती है? सरकार। तो धारा 2 की उपधारा 14 का उपबंध 1 क्या शामिल है उसमें बताओ? सरकारी विद्यालय। याद रहेगा? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही ना? धारा, हेलो ओ मैडम जी, हेलो हाय, इधर ध्यान दो, निकल जाएगा मामला फिर। हाँ, एक आप पीछे मत बैठा करो, आगे आया करो। अरे मैं कर लूंगा यार, मेरा काम, ये अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। मैडम आप लोग आगे बैठा करो ना। ओके, धारा 2 की उपधारा 14 यहां तक ठीक है। उसका उपबंध क्या है? 1। कौन से विद्यालय? इसका समस्त खर्चा कौन देता है? सरकार देती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में धारा 2 की उपधारा 14 का उपबंध 2, इसमें आएंगे बेटा अनुदानित विद्यालय। क्या आएंगे? अनुदानित विद्यालय। अनुदानित विद्यालय कैसे विद्यालय हैं? जिनका 10 से 15% तो सरकार खर्चा दे और बाकी का खर्चा जो स्कूल का मालिक है वो खुद दे। जैसे मैं झुंझुनू जिले में एक तहसील पड़ती है नवलगढ़, सीकर और झुंझुनू के बीच में एक हेरिटेज सिटी है, हवेलियों की नगरी के नाम से। मैं वहाँ से हूँ। मूलतः मैं हरियाणा से हूँ और जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। और यहाँ राजस्थान में ही मेरी सारी एजुकेशन हुई। तो वहाँ पर एक ग्रुप है, पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, पोदार कॉलेज। वहाँ से मेरी एमएससी तक का एजुकेशन हुआ है। पहली एमएससी मेरा बॉटनी से था, दूसरा एमएससी मेरा साइकोलॉजी से था और तीसरा एमएससी मेरा ज्योग्राफी से। और मैं अब सरकार में 2016-17 वाली भर्ती में ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी और ग्रेड फर्स्ट ज्योग्राफी से दोनों में एक साथ भर्ती होने वाला कैंडिडेट था। फिर मेरी बालोतरा पोस्टिंग हो रही थी बायोलॉजी में और ज्योग्राफी में मेरी पोस्टिंग हो रही थी सीकर के आसपास। तो मैंने बायोलॉजी को तो राम राम बोल दिया और मैंने ज्योग्राफी में क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। फिर मैं 3-4 साल रहा। फिर वहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया जयपुर में। और फिर जो आप समग्र शिक्षा अभियान पढ़ते हैं ना, आपके प्रबंधन में पढ़ोगे, समग्र शिक्षा अभियान में सीबीओ की पोस्ट होती है और उसके नीचे एक पोस्ट होती है आरपी, रिसोर्स पर्सन की, गजेटेड ऑफिसर होता है। उस पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। यहाँ नज़दीक सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूध। उसके जो पुलिस नीचे वहाँ रहता हूँ, है ना, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। ओके, काम होता है स्कूलों को जांचने का। स्कूल होते हैं ना, जाकर उनको जांचने का, ठीक है। अब सुनो बात। तो जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की है, जहाँ से मैंने पढ़ा है, वो एडेड स्कूल थे और एडेड कॉलेज थे। उसका मतलब क्या था? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो पोदार ग्रुप का था, कुर्सियाँ, बिल्डिंग वगैरह, टीचर्स वगैरह, प्लस गवर्नमेंट क्या देती थी? उनको कुछ प्रतिशत अनुदान देती थी और कुछ प्रतिशत अनुदान, कुछ खर्चा खुद करता था, सीट खुद करता था। तो ऐसे स्कूल क्या कहलाएंगे बेटा? अनुदानित संस्थाएं। क्या कहलाएंगे? अनुदानित संस्था। तो इसमें देखो कुछ प्रतिशत
वित्त पोषण कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी? सरकार। और कुछ निजी संचालक। कौन करेंगे बेटा? निजी संचालक। यहां तक समझ में आ गया? तो धारा देखो, नामकरण करो। धारा 2 की उपधारा 14 का उपबंध 1 सरकारी विद्यालय। धारा 2 की उपधारा 14 का उपबंध 2 क्या है? अनुदानित विद्यालय। ठीक है। फिर आता है उपबंध 3। क्या आता है? उपबंध 3। ओके। उपबंध 3 की बात करें तो इसमें आएंगे दोस्तों विनिर्दिष्ट विद्यालय। कैसे आ जाएंगे? विनिर्दिष्ट विद्यालय। विनिर्दिष्ट विद्यालयों को बोलते हैं खास श्रेणी के विद्यालय। क्या बोलते हैं बेटा? खास श्रेणी के विद्यालय। और उसमें आ जाएगा आपका केवी, उसमें आ जाएगा आपका सैनिक स्कूल, उसमें आ जाएगा आपका मिलिट्री स्कूल, और ये जो आपके अलग अलग है ना, एक नवोदय स्कूल। तो ये सारे विद्यालय कहाँ जाएंगे बेटा? विनिर्दिष्ट विद्यालयों में या खास श्रेणी के विद्यालयों में। यहां तक ठीक है? ओके। और लास्ट में बच गया धारा 2 की उपधारा 14 का उपबंध 4। और ये बच गए बेटा कौन से स्कूल्स? प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल। क्लियर है? तो विनिर्दिष्ट विद्यालयों का भरण पोषण कौन करता है? रक्षा मंत्रालय। कौन करता है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है। केवी का भरण पोषण अलग से समिति होती है, वो करती है। ठीक है। प्राइवेट विद्यालयों का कोई भी पैसा सरकार नहीं देती है। समस्त भरण पोषण कौन करता है? निजी संचालक करते हैं। यहां तक समझ आएगी बात? अब धारा 2 की उपधारा 14 के चारों उपबंध समझ में आ गए आपके? अब अपन वापस चलते हैं धारा 2 की उपधारा 2 पर। कहां चलेंगे? वापस देखो क्या है? प्रतिवर्ती। अब देखो इसमें मैं लिखूं कि धारा 2 उपधारा 14 के उपबंध 1 व 2 में पैसा कौन देती है? सरकार। कौन देती है? सरकार। तो क्या इन स्कूलों में बच्चे से शुल्क लेने का प्रावधान होगा क्या? नहीं होगा। समझ आ रही बात? ठीक है। धारा 2 की उपधारा 2 में क्या दिया गया है? प्रति व्यक्ति शुल्क का प्रावधान है। यहां तक ठीक है। और प्रतिवर्ती शुल्क कहां से लिया जाएगा और कहां से नहीं लिया जाएगा? धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 व 2 में आने वाले विद्यालयों में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन धारा 2 की उपधारा क्या? 14 के उपबंध 3 व 4 में प्रति बालक शुल्क लिया जाएगा। यह है बेटा धारा 2 का प्रावधान। ठीक है। तो वापस देख लो एक बार क्या बताई थी। धारा 2 की उपधारा 14 में कौन शामिल है? विद्यालय। विद्यालय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सरकारी, अनुदानित, विनिर्दिष्ट और क्लियर है। सरकारी विद्यालयों का समस्त भरण पोषण कौन करेगा? अनुदानित का आंशिक भरण पोषण। तो जिस रेशियो में भरण पोषण होगा उस रेशियो में छूट दे दी जाएगी, बाकी फीस ले ली जाएगी। ठीक है। नंबर 3 विनिर्दिष्ट विद्यालय। ये क्या होते हैं? खास श्रेणी के विद्यालय, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है और मिलिट्री स्कूल है। ओके बेटा? ठीक है। और प्राइवेट स्कूलों की फिर हम चर्चा करेंगे कि सारे इनका समस्त खर्चा कौन देता है? निजी संचालक देता है। उसके सारे ये प्राइवेट शिक्षा सेवा अधिनियम 1992 के तहत निजी संचालकों को अधिकार दिया गया था, स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है। गैर शिक्षा सेवा अधिनियम 1992 के तहत प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाती है। ठीक है। यहां तक ठीक है। तो वापस कहां थे कि प्रतिवर्ती शुल्क क्या लिया जाएगा? धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 सरकारी विद्यालयों में शुल्क लिया नहीं जाएगा। 2 में जितना शुल्क जितना सरकार देती है उस अनुपात में शुल्क लेंगे, बाकी के अनुपात में शुल्क नहीं लेंगे। धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 3 के अनुसार कौन सा विद्यालय? विनिर्दिष्ट, इनमें शुल्क लिया जाता है।
ठीक है। केवी विद्यालयों में, मिलिट्री स्कूल में फीस लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। अनुपात में कम लगती है लेकिन फीस लगती है। ओके, वो विशेष उपबंधों की बात करेंगे ना, वो अलग चीज है, लेकिन भाई साहब शुल्क लगता है। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 8वीं तक मुझे पता है, घर वाले फीस भेजते थे। उसके बाद लिखो, फिर क्या है, धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 4 में कौन आएंगे, उनमें शुल्क लिया जाता है। यहां तक ठीक है, ओके। धारा 2 समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। कितनी धाराएं बता दी बेटा मैंने, 2। धारा 2 की उपधारा 1 क्या है, समुचित सरकार। सरकार कितनी प्रकार की, कौन कौन सी, कौन सी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 3, यहां तक ठीक है। अब धारा 2 की उपधारा 2 में क्या दिया गया है, प्रति व्यक्ति शुल्क। प्रति व्यक्ति शुल्क कहां लिया जाएगा, स्कूल में। अब स्कूल कितने प्रकार के, स्कूल कौन सी धारा में है, धारा 2 की उपधारा 14 में। और 14 में उपबंध कितने हैं, उसमें कितने विद्यालय, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा और चौथा प्राइवेट। अब देखो मैंने लिख भी नहीं रखा था लेकिन आपको ध्यान आ रहा है, यहां नहीं था ना। तो कितने विद्यालय, 4। और उसमें पहले सरकारी स्कूल में फीस नहीं ली जाएगी। अनुदानित संस्थाओं में जिस अनुपात में अनुदान लिया उसी अनुपात में शुल्क लिया जाएगा। विनिर्दिष्ट विद्यालयों में शुल्क लिया जाएगा और प्राइवेट स्कूल में शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है बेटा, धारा 3, सॉरी धारा 2 की उपधारा 3। इसमें बालक किसको कहेंगे, 6 से 14 वर्ष का बालक। क्या, 6 से 14 वर्ष का बालक जो गणतंत्र भारत का नागरिक हो। समझ आई बात, जिसके पास भारत का आधार कार्ड हो, जिसके पास भारत की नागरिकता हो। इसका मतलब अगर एनआरआई का कोई बालक, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब भारत से बाहर रहते हैं, उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, और वो बच्चे अगर हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो भाई साहब हमने ठेका नहीं ले रखा है, हम उनसे फीस लेंगे क्योंकि वो हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब समझाएगी बात। तो बालक का मतलब क्या है, 6 से 14 वर्ष का बालक, ठीक है, जिसके पास गणतंत्र भारत की क्या है, नागरिकता है, जो भारत का निवासी है, उसको हम क्या कहेंगे, बालक। फिर नंबर 2 क्या है बेटा, असुविधाग्रस्त बालक, जिसके पास सुविधाओं का क्या है, अभाव। मतलब जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, राजनीतिक रूप से क्या है, पिछड़े हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारी जो क्षेत्रीय आधार पर क्या है, पिछड़े हैं, भौगोलिक आधार पर क्या है, पिछड़े। जैसे जम्मू कश्मीर का पहाड़ी एरिया है जहाँ पर स्कूल ही नहीं है, तो उनको शिक्षा मिलने का क्या है, अभाव है। अब बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, अब बहुत सुंदर हो गया, बाड़मेर ऐसा नहीं रहा है, पहले की बात है जब बहुत दूर दूर तक क्या होते थे स्कूल, बसें चलती नहीं थी, आदमी पैदल परेशान हो जाता था। तो वो क्या है, उसमें शिक्षा के केंद्रों का क्या था, अभाव था। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, अभावग्रस्त बालक, ठीक है। और उसके बाद में धारा 2 की उपधारा 5, कौन सा बालक, निशक्त बालक। अब निशक्त बालक को धारा अधिनियम 2012 का संशोधन करवाया था ना, उसके अंतर्गत किसको हटा दिया गया है, निशक्त शब्द को हटाकर कौन सा शब्द जोड़ा गया, विकलांग या दिव्यांग जन शब्द जोड़ा गया है। जिस बालक में शारीरिक विकलांगता हो, ठीक है, या डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, डिस्कैल्कुया हो, डिमेंशिया हो, एग्राफिया हो, एकैल्कुया हो, एप्रेक्सिया हो, यूटीपिया हो, डिस्टीपिया हो, डिसआर्थोग्राफिया हो, डिस्थीमिया हो, ऑटिज्म हो, बुलिमिया नर्वसा हो और एनारोक्सिया नर्वोसा हो। तो ये सारी मैंने क्या बताई आपको, अधिगम निर्योग्यताएं, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की अधिगम निर्योग्यता है तो वो बालक क्या कहलाएगा,
विकलांग बालक। और विकलांगता दो प्रकार की, शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग का कार्य नहीं कर पाना या उस अंग का अनुपस्थित होना जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ लिखने का काम कर रहा है, तो मेरा हाथ कट जाए तो अनुपस्थित हो गया। अगर हाथ है फिर भी वो क्या नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा, तो भी ये क्या है, शारीरिक विकलांगता है। इसका मतलब शरीर के किसी अंग का कार्य न कर पाना या शरीर के किसी अंग का अनुपस्थित होना किसको डिनोट करता है, शारीरिक विकलांगता को। ठीक है, दूसरी होती है मानसिक विकलांगता। अब सपोज दैट मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है ना, और मेरे को ट्रेन में चढ़ना है, मेरे पास एक हाथ में बैग है, तो मैं धीरे धीरे यूँ चलूँगा, यूँ चलूँगा कि नहीं चलूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, आश्रित हूँ मैं। और मैं इतनी देर में एक दूसरा बालक है, वो क्या हुआ, जिसके दोनों हाथ क्या हैं, सही हैं, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और वो फटाफट आया और उसने ये हाथ यूँ डाला और ऊपर चढ़ गया। मैं उसको देख रहा हूँ और उसको, उस हाथ को देखूंगा जो क्रियाशील है। ठीक है, तो मेरा हाथ क्या था, अक्रियाशील, और वो इस हाथ के कारण क्या चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। मैं उसको देखूंगा और मेरे मन में क्या भाव आएगा, काश मेरा हाथ भी क्या होता, सही होता। इससे, उस शारीरिक विकलांगता के कारण इससे बच्चे के मानसिक स्तर पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानसिक विकलांगता। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकलांगता हो, ऐसे बालक को हम क्या करेंगे, निशक्तजन या विकलांग बालक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है बेटा, वापस देखो, पहले में क्या है, आरटी एक्ट 2009 का पूरा नाम, क्लियर है। उसके बाद में धारा 2, धारा 2 में क्या है, शब्दावलियां। शब्दावलियों में पहली धारा क्या है, धारा 2 की उपधारा 1, कौन सी, कितने प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालित सरकार, राज्य में निर्वाचित सरकार द्वारा सरकार, और केंद्र शासित राज्यों में जैसे नई है ना, गोवा, ये जो भी है यहाँ पर। उसके बाद क्या है बेटा, प्रति व्यक्ति शुल्क। प्रति व्यक्ति शुल्क में है प्रत्येक बच्चे से ली जाने वाला फीस का स्ट्रक्चर। ली जाने वाली फीस कहाँ ली जाएगी, विद्यालय में। विद्यालय कहाँ है, धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1, 2, 3, 4। सरकारी विद्यालय में फीस नहीं ली जाएगी, अनुदानित विद्यालय में उस अनुपात में फीस ली जाएगी जिसमें अनुदान दिया गया है, और विनिर्दिष्ट विद्यालयों और कौन सा, उपबंध 4, दोनों में फीस ली जाएगी। धारा 2 की उपधारा 3 में क्या है, बालक। जो बालक 6 से 14 वर्ष का हो। हाँ, एक विशेष बात बता देता हूँ, यहाँ पर CWS चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए यह 6 से लेकर 18 वर्ष तक रखा गया है। कहाँ तक रखा गया है, 6 से लेकर 18, क्योंकि भारत ने UNO चार्टर में जो आयु वर्ग पर हस्ताक्षर किए हैं वो 18 वर्ष तक किए हैं। ठीक है, और भारत को पहले ग्रांट नहीं मिलता था, अनुदान नहीं मिलता था UNO, क्योंकि भारत ने इसको 6 से 14 में रखा, जबकि UNO की ग्रांट कब से मिलती है, 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए। अब भारत सरकार ने 2022 में जब ये अपनी नई शिक्षा नीति को वापस क्रियान्वित करें सभी राज्यों में, तो भारत सरकार ने UNO में हस्ताक्षर कर दिए, कहाँ तक, 6 से 18 वर्ष तक। और 18 वर्ष तक है तो अब आगे RT एक्ट एक कक्षा 1 से 8 तक न चलकर कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, तो बालक का प्रारूप समझ में आ गया। असुविधाग्रस्त बालक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, असुविधाग्रस्त बालक, और निशक्तजन बालक या विकलांग बालक जिनमें क्या पाई जाती है, अधिगम निर्योग्यताएं पाई जाती हैं, उनमें मानसिक और शारीरिक विकलांगता पाई जा सकती है। ऐसे बालक को क्या कहेंगे, विकलांग बालक। सर थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर लो। इंक्रीज तो भाई साहब ऐसे कैसे कर ले, है ना, ये परमिशन देंगे तब करेंगे, है। अगर जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई ना तो ये मामला पूरा का पूरा साफ, क्योंकि मैं करता रहूँगा उपबंध 1, 2, 3 का, आप सोचोगे क्या, है ना। तो ये जैसे देखो, ये थोड़ा सा मेरे पे छोड़ दो, किस टॉपिक में कम करनी है, किस टॉपिक में बढ़ानी है, वो मैं ये काम रोज करता हूँ, मैं कर लूँगा, है ना। ओके, बस हो सकता है कि मैं शकल से बेवकूफ़ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, हाँ, ये बात समझ में। हाँ, हो सकता है भी दिखते हैं लेकिन है नहीं, इस बात को ध्यान रखना। गुरुजी आप भी हंस लिया करो यार कभी तो। लिखो भाई, लिख सकते हैं ना अब? अरे अब तो ठीक है ना काम, जज गए दोनों का, लिखो।
जो धाराएं अभी तक नहीं आई है उनका चर्चा मत करो। धारा 12 में आएगा 25% अनुपात 12C में, वहाँ 25% का आरक्षण करवा देंगे प्राइवेट विद्यालय में, बहुत टाइम लगेगा, 3 दिन बाद आएगा ये काम। लिखो धाराएं और लिखो धारा प्रथम, धारा प्रथम लिखें। इसमें आरटी एक्ट, इसमें आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 के पूरे नाम का उल्लेख है, कि पूरे नाम का उल्लेख है, कि पूरे नाम का क्या है, उल्लेख है, जो कि अब यहां से क्या लिखोगे बेटा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, जो कि पूरा नाम खुद लिखेंगे आप, मैं नहीं बोलूंगा आपको, जो कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू, जो कि लिख लो पूरा नाम, क्या लिखोगे, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये नाम है, आगे लिख दो इन्वर्टेड कॉमा है, यह 1 अप्रैल 2010 को, इसका लिखने के बाद लिखना है ना, यह 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है, लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, लागू हुआ। ओके, चलो ठीक है। अब आ जाओ धारा 2, धारा 2, इसमें लिखें धारा 2 उपधारा 1, तो पहले तो लिख लो धारा 2, इसमें शब्दावलियों का उल्लेख है, ये लिख लो लाइन एक तो छोटी सी, इसमें शब्दावलियों का उल्लेख है, इसमें शब्दावलियों का उल्लेख है, शब्दावलियों का उल्लेख है, अरे पैदा हुए थे जब गीत कम गाए थे घरवाला ने, उनकी पूजा कर रहे हो। हाँ, हाँ। लिखो, पहला लिखें धारा 2 उपधारा 1, धारा 2 उपधारा 1, इसमें समुचित सरकार का उल्लेख है, समुचित सरकार का उल्लेख है, समुचित सरकार का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, इसमें 3 उपबंध हैं, क्या है बेटा, 3 उपबंध हैं, सब क्लोज हैं, 3 उपबंध हैं। ठीक है, अब इसमें लिखोगे कैसे, देखो कैसे लिखना है, 2 1 1, धारा 2 की उपधारा 1 उपबंध 1, ये नाम होगा इसका, धारा 2 कोमा उपधारा 1 कोमा उपबंध 1, लिख लिया। अरे समझ में आ गया क्या लिखवा रहा हूं, देखो धारा 2 उसमें समुचित सरकार, ये फिर इसके 3 प्रकार आएंगे ना, तो धारा 2 उपधारा 1 उपबंध 1
धारा 2 उपधारा 1 उपबंध 2, धारा 1 उपधारा 1 सॉरी धारा 2 उपबंध मतलब धारा 2 रहेगी, उपधारा 1 रहेगी, फिर 1 2 और 3 ऐसे लिखना है। तो पहला लिखें 2 1 1 और जो 1 लिखो ना उसको लिख लो कोष्टक में, लास्ट वाले को। भाई 2 लिखा, फिर 1 लिखा और फिर अंत में क्या लिखा 1, उसको क्या लिखना है कोष्टक में। और अब लिखो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालित सरकार, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संचालित सरकार। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे लिखें। अब क्या लिखोगे बताओ? धारा 2 उपधारा 1 उपबंध 2, धारा 1 उपधारा सॉरी धारा 2 उपधारा 1 उपबंध 2। ओके, लिखें राज्य सरकार द्वारा राज्य में निर्वाचित सरकार, धारा 2 की उपधारा 1 उपबंध 2, राज्य में निर्वाचित राज्य सरकार, राज्य में निर्वाचित राज्य सरकार, जो राज्य में सरकार निर्वाचित है वो राज्य में निर्वाचित राज्य सरकार। अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम खुद लिखो, देखें क्या लिखोगे। तीसरे के लिए धारा 2 उपधारा 1 उपबंध 3 लिख लिया। लिखें केंद्र सरकार क्या लिखोगे? केंद्र शासित राज्यों में। अपने सब्जेक्ट की शब्दावलियां नहीं होती ना भाई साहब, ऐसा ही होता है ना। यहीं पर साइकोलॉजी की शब्दावली होती है ना, तो सोचना नहीं पड़ता, आंख बंद कर करके सुती सुती बोल देता। जैसे अभी बोली थी कि नहीं बोली थी, अधिगम योग्यता नहीं बोली थी सारी, है ना, 20 सेकंड में सारी बोल दी थी, क्योंकि अपना सब्जेक्ट का पार्ट था। और यहाँ अपना सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, पॉलिटिकल का चल रहा है मामला। ओके, तो केंद्र शासित राज्यों में निर्वाचित सरकार, केंद्र शासित राज्यों में निर्वाचित सरकार। तो ये होगी भाई साहब आपकी धारा 2 की उपधारा 1, क्या नाम? समुचित सरकार। ठीक है, ये 2 में जोर आएगा, है ना, एक फिर 4 में जोर आएगा, थोड़ा सा 4 में ज्यादा नहीं आएगा, फिर 12 में, फिर एक लाइन की धाराएं, ज्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन वो अगर यहां से निकाल ले तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो अपने को इसको तैयार करना। ओके, थोड़ा जोर आएगा, मुझे पता, आप बहुत मेहनती हो, कर लोगे। हाँ, अब लिखो धारा 2 की उपधारा 2, धारा 2 उपधारा 2। ओके, क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति शुल्क का प्रावधान है, प्रति व्यक्ति शुल्क का प्रावधान है, प्रति व्यक्ति शुल्क का प्रावधान है। लिख लिया? नहीं लिख ले तो भाई, नहीं बोला मतलब लिख ले। चलो, हो गया। अब देखो, जिसमें अब क्या लिखवाने वाला हूं, पहले वापस समझो, है ना। क्या लिखवाऊंगा? जिसमें धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर लिखेंगे धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 2 अनुदानित प्रतिशत में शुल्क लिया जाएगा। फिर धारा 2 उपधारा 14 के उपबंध 3 व 4 में शुल्क लिया जाएगा। यहां तक ठीक है? लिखो
प्रति व्यक्ति शुल्क का क्या है, प्रावधान है, जिसमें लिखें धारा 2, जिसमें लिख लिया, जिसमें धारा 2 की उपधारा 14, सही है, धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 1, उपबंध 1 में, उपबंध 1 में सरकारी विद्यालयों में, उपबंध 1 में क्या, सरकारी विद्यालयों में शुल्क नहीं लिया जाएगा, सरकारी विद्यालयों में शुल्क नहीं लिया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरा लिखें, ओके, क्या लिखेंगे बताओ, धारा 2 की उपधारा 14 के उपबंध 2 अनुदानित संस्थाओं में, ठीक है, आनुपातिक फीस ली जाएगी। धारा 2 उपधारा 14, ठीक है, उपबंध 2 अनुदानित विद्यालयों में, ग्रांट वाले स्कूल में, अनुदानित विद्यालयों में, ठीक है, आनुपातिक शुल्क लिया जाएगा, आनुपातिक। धारा 2 उपधारा 14 उपबंध 2 क्या, अनुदानित, अनुदानित विद्यालयों में क्या लिया जाएगा बेटा, अनुपातिक, जिस अनुपात में उनको सरकार ने पैसा दिया ना, उसी अनुपात में आनुपातिक शुल्क लिया जाएगा। यहां तक हो गया। फिर लिखें, फिर लिखेंगे धारा 2 उपधारा 14, वह दोनों साथ लिखवा रहा हूं, उपबंध एक ही बात होगी ना, उपबंध 3 व 4, उपबंध 3 व 4, 3 व 4, विनिर्दिष्ट विद्यालय, तीसरा ना विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट विद्यालय, एक सेकंड, इतने तो तुम मेरे मजे ले लो फोकट में फालतू में। ये लिखो विनिर्दिष्ट विद्यालय, विनिर्दिष्ट विद्यालय तथा, अरे 3 में विनिर्दिष्ट है ना, तो 3 लिखा नहीं लिखा है, उपबंध 3 वह क्या, उपबंध 4, विनिर्दिष्ट विद्यालय वह प्राइवेट स्कूल में, वह प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में शुल्क लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया? डाउट है किसी को पूछ लो, कोई हर्ज नहीं है, मेरे से 4 बार पूछो। ठीक है, तुम 4 बार पूछोगे, मैं 5 बार बताने की हिम्मत रखता हूं। मुझे आपके सवालों से कतई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी पूछो, बस ये जो बीच में तुम परंपराएं अपनाते हो ना, वो मत अपनाया करो। कभी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो जाए ना कि गुरुजी अब तो काठू हो रहा है ना, तब बता दिया करो, तब 1-2 बार कर लो, है ना, वो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम, है ना, हाँ अभी नहीं, अभी तो कहा है मैंने, अभी थोड़ी बाद में है, मैं खुद बता दूंगा, अच्छी बात बताऊंगा आपको ना, मजाक नहीं कर रहा हूं। ओके, उसके बाद लिखो धारा 2 धारा 2 उपधारा 3, धारा 2 उपधारा 3, इसमें बालक शब्द का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? बालक शब्द का उल्लेख है। बालक शब्द का क्या है? उल्लेख है। बालक शब्द का क्या है? उल्लेख है। लेकिन यहां बालक का अर्थ
बालक का अर्थ छह से 14 वर्ष का बालक है। कितने वर्ष का? 6 से 14 वर्ष का बालक है और जो भारतीय नागरिक हो। क्या हो? भारतीय नागरिक हो। अब ये लिख लो, चाहे गणतंत्र भारत का नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, एक ही बात है। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे बेटा यहां पर। नोट डाल के लिखें। यहां विकलांग बालक की उम्र 14 वर्ष के बजाय 18 वर्ष तक है। विकलांग बालक के लिए शर्तें कहां तक लागू होंगी बेटा? 18 वर्ष तक। यहां विकलांग बालक की उम्र कहां? 14 वर्ष के स्थान पर कहां तक है? 18 वर्ष तक है। 14 वर्ष के स्थान से कहां तक है? 18 वर्ष तक है। ठीक है, कितनी होगी? 3 हो गई क्या? उपधारा 3। ओके, अब लिखें धारा 2 की उपधारा 4। धारा 2 की उपधारा 4। लिखें इसमें असुविधाग्रस्त बालक को रखा गया है। असुविधाग्रस्त बालक को रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत वे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। अब एमबीसी वाले नाराज मत होना, फालतू में शब्द लिखोगे ना, कहीं का तो हमारा भी लिखा होगा ना। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग उसी के समतुल्य ही है लगभग, है ना। कहीं भाई गुजर बैठे होगा, गुरुजी हम कहाँ जाएंगे, है ना, हमें भी रखो, है ना। बड़ी प्यारी कौम होती है। देखो सारी जातियां बहुत अच्छी होती है, आई बात समझे। और मतलब हर जाति में कमजोर लोग भी हैं और हर जाति में अच्छे भी हैं। कभी भी एक शिक्षक को जाति आधार पर नहीं देखना चाहिए और न ही शिक्षक को बच्चों को देखना चाहिए। अरे इसमें वाह वाह कहाँ यार, तुम लोग मुशायरे में तो नहीं जाके आते हो रात को कहीं? अरे यहां तक तो ठीक है, वो वाला काम मत सीख लेना, वहां गड़बड़ हो जाएगी ना। वो गुण दूसरा आ जाएगा फालतू में, फिर तुम्हें कहीं खड़ा होना पड़ेगा, है ना। हाँ, आगे लिखो। वे बालक जो क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा भाषाई आधार पर असुविधाग्रस्त घोषित कर रखा है। जैसे टीएसपी एरिया है, अभी अपने राजस्थान में है ना टीएसपी एरिया, भाई ट्राइबल एरिया नहीं है क्या? हाँ, जिन्हें केंद्र सरकार ने भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और क्या भाषाई आधार पर क्या कर रखा है?
अब कहोगे सर भाषाई आधार, सांस्कृतिक इस पे राजनीति के आधार पर, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी विधानसभा सीटें रिजर्व होती हैं, होती है कि नहीं होती है। तो ये असुविधाग्रस्त क्षेत्र है, वहां उस क्षेत्र के विकास के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, तो इसलिए ये राजनीतिक आधार हो गया। ठीक है, भौगोलिक आधार पर जैसे जम्मू कश्मीर को भौगोलिक आधार पर अलग दर्जा दे रखा है, या फिर ये अपना शिमला है, यहाँ वाले जो भौगोलिक क्षेत्र है पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है। ओके, अब आगे लिखो, धारा 2 की उपधारा 5। धारा 2 की उपधारा 5। धारा 2 उपधारा 5, इसमें निशक्त जन ओब्लिग, इसमें क्या, निशक्त जन ओब्लिग विकलांग बालक को रखा गया है। निशक्त जन ओब्लिग किसको रखा गया है, विकलांग बालक को रखा गया है। विकलांग बालक को रखा गया है। विकलांग बालक को रखा गया है। और वे बालक, आगे लिखो, वे बालक जिसमें किसी प्रकार की अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है, अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है। लिख लिया, अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है। ओके, नीचे नोट डाल के लिखो, आरटीई संशोधन अधिनियम, आरटीई संशोधन अधिनियम 2012, आरटीई संशोधन अधिनियम 2012 में निशक्त जन शब्द को हटाकर निशक्त जन शब्द को हटाकर कौन सा शब्द रखा, विकलांग बालक शब्द रखा गया। विकलांग बालक शब्द रखा गया। विकलांग बालक शब्द रखा गया। क्लियर है बेटा? तो ये हो गई 5 उपधाराएं। ठीक है ना? पहले में क्या थी, समुचित सरकार, दूसरे में प्रति व्यक्ति बालक, तीसरे में बालक, प्रति व्यक्ति फीस बालक, फिर क्या, असुविधाग्रस्त बालक और निशक्त बालक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, धारा 2 की उपधारा 6, धारा 2 की उपधारा 7, 8, 9 और 10। धारा 2 की उपधारा 6 में क्या दी गई है, प्रारंभिक शिक्षा, वह शिक्षा जो कक्षा 1 से 8 तक की प्राप्त की जाएगी उसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक शिक्षा। इसके 2 प्रारूप या भेद होंगे, बता चुका हूं। कौन कौन सा बेटा, कक्षा 1 से 5 इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्कूल, और 1 से 8 बोल दो या 6 से 8 इसको बोलेंगे यूपीएस, या इसको बोल दो बेटा मिडिल स्कूल। क्या बोल दो, मिडिल स्कूल। यहां तक ठीक है। उसके बाद है संरक्षक सदस्य। क्या है, संरक्षक सदस्य। संरक्षक सदस्य की बात वो है, वह
सदस्य जिसके पास बालक का कानूनन अधिकार है। इसके में माता पिता को छोड़कर, माता पिता तो आएंगे धारा उपधारा 11 में। माता पिता के पास तो होता है जैविक अधिकार। क्या होता है? माता पिता जैविक माता पिता होते हैं, तो उनके पास तो होता है जैविक अधिकार। और अगर माता पिता नहीं हो तो उनको उसके दादाजी रखें, नाना रखें, मामा रखें, या कोई संस्था अडॉप्ट कर ले, है ना, अनाथ आश्रम में छोड़ दें या कहीं पर भी, तो वह व्यक्ति या संस्था जिसके पास बालक का कानूनन संरक्षण करने का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे? संरक्षक। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं, तो उसको कौन पाल पोस रहा है? तो वो जैविक अधिकार तो नहीं माना, तो कौन सा अधिकार हुआ? कानूनन अधिकार। उसको संरक्षण के अधिकारों में मानेंगे। तो कोई संस्था उसको गोद ले सकती है या कोई व्यक्ति गोद ले ले, है ना, तो दत्तक पुत्र का अधिकार हो गया, नहीं हो गया, वारिस का अधिकार हो गया। तो वह व्यक्ति या संस्था जिसके पास बच्चे को पालने पोसने का कानूनन अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? संरक्षक। क्लियर है बात? फिर आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी वर्ग का मतलब है ये दो प्रकार के होंगे, एक तो केंद्र सरकार के लोग और एक क्या होंगे बेटा? राज्य सरकार के लोग। ठीक है। अब देखो, दिल्ली में समसा का कार्यालय है, और समसा का कार्यालय कहां है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है, शिक्षा मंत्रालय में। शिक्षा मंत्रालय में एक संस्था है जिसका नाम है न्यूपा। क्या नाम है दोस्तों? न्यूपा। इसका वर्तमान में नाम नीपा है। क्या है बेटा? नीपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो होगी केंद्र सरकार की। अब यहां केंद्र सरकार से अब आ जाओ राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में यहां पर जो मैडम, यहां पर एक मैडम बैठती है राज्य सरकार में, जो एसपी का मतलब है सुप्रीडेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, जो समसा का क्या है, जो सबसे हेड है ना, एक तो होती है ADPC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, और एक होती है SPC, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, राज्य परियोजना समन्वयक। क्या हो गया बेटा? राज्य परियोजना। समसा एक क्या है? परियोजना है, और राज्य परियोजना समन्वयक, राज्य परियोजना वर्तमान में मैडम है ना। ठीक है। नाम कभी नहीं लिखने हैं अधिकारियों के, क्योंकि अधिकारियों के नाम कभी नहीं पूछे जाते हैं। कारण है अधिकारी आज है कल नहीं है, पद का नाम इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब जैसे आप मान लीजिए निदेशक के उसका नाम लिख लोगे, है ना, कि निदेशक का याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि निदेशक बदलता रहता है। किसको याद रखो? गौरव गोयल को याद रखोगे कि पी कुमार को, किसको रखोगे, है ना? तो वो नहीं, पद कौन होता है? IAS होता है, उसको ये ध्यान रखना है कि उसके पोस्ट क्या है, न कि नाम विशेष में कभी नहीं रखता। तो पहले क्या आ गया बेटा? स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। क्लियर। उसके बाद में क्या आ जाएगा? एडिशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। एडिशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के बाद आ जाएगा CDEO, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। फिर आ जाएगा CBEO, और फिर आ जाएगा RP, रिसोर्स पर्सन, CBO ऑफिस में। ये व्यक्ति मूलतः समसा की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाता है, सारी किसका? ट्रेनिंग्स का संचालन करता है, सारी स्कूल के अंदर जितनी भी ग्रांट सरकार की आती है उनको भेजता है। तो ये दो पोस्ट होती हैं, RP फर्स्ट और एक होती है RP सेकंड। इस पोस्ट पर कार्यरत हूं मैं। ठीक है। तो देखो, अब स्थानीय प्राधिकारी वर्ग कौन हो गया? स्टेट लेवल पर तो केंद्र सरकार के अधिकारी, और राज्य स्तर पर क्या? राज्य सरकार के अधिकारी। ठीक है। जो कि RTE एक्ट को बन तो गया, इसकी नीतियों को क्या करवाएंगे? लागू करवाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि केंद्र व राज्य सरकार के वे स्थानीय प्राधिकारी वर्ग जो RTE एक्ट को क्या करेंगे? लागू करवाएंगे, और उनकी
क्या करेंगे, समीक्षा, मतलब उनको जो नीति लागू की जा रही है उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे कि कहीं पर इस नीति का पालन, मतलब विरोध तो नहीं हो रहा है या उसको पालन नहीं किया जा रहा हो, तो उसको क्या करना, मॉनिटर करना है, देखरेख करना है। तो यहां पर क्या आ गया, स्थानीय प्राधिकारी वर्ग जो केंद्र व राज्य सरकार के होंगे, जो कि बोलो किसको, आरटीई एक्ट की नीति को लागू करेंगे और साथ साथ उसकी देखरेख करेंगे कि उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां तक क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के अधिकारों की क्या करेगा, रक्षा करेगा, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। अब राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का निर्माण किया जाएगा कहां पर, आरटीई की धारा 33 के अनुसार। किसके अनुसार? तो जब आरटीई की धारा 33 पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखवाऊंगा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों की संख्या क्या होती है, 15 होती है। आई बात समझे? तो आरटीई एक्ट की धारा कौन सी बेटा, 33 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, एक राष्ट्रीय संरक्षण आयोग होगा। और धारा जब मैं आपको 17 करवाऊंगा, इसमें उपधारा 17, तो वहां मैं लिखवाऊंगा राज्य संरक्षण आयोग, मतलब प्रत्येक राज्य स्तर पर क्या होगा, एक राज्य संरक्षण आयोग होगा, और वो होता है धारा 34 के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। और फिर क्या है दोस्तों, अधिसूचना। वह सूचना जो गजट राजपत्र के माध्यम से आम जन को क्या की जाती है, पहुंचाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, अधिसूचना। जो सूचना गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आम पब्लिक को सुनाई जाती है, पहुंचाई जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, गजट नोटिफिकेशन में दी जाने वाली सूचना को क्या कहेंगे, अधिसूचना कहते हैं। यस सर नो? तो धारा 6 में क्या है, क्या है, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या है बेटा, 1 से 8। ठीक है, संरक्षक का मतलब क्या है, देखो बेटा दोबारा बताता हूं। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 की शिक्षा। इसके कितने प्रारूप हैं, कौन कौन से, 1 से 5 और 1 से 8 या 6 से 8। 1 से 5 को क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्कूल, और 6 से 8 को बोलेंगे अपर प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल। क्लियर है? ठीक है। संरक्षक का मतलब क्या है, वह व्यक्ति या संस्था जिसके पास बच्चे को रखने का कानूनन अधिकार हो, संरक्षक हो गया। ओके। उसके बाद क्या है, स्थानीय प्राधिकारी। वह अधिकारी वर्ग जो केंद्र स्तर पर भी होगा और राज्य स्तर पर भी होगा, और वो करेगा क्या, आरटीई एक्ट को लागू करने का प्रयास, और साथ साथ में उसकी क्या करेगा, देखरेख, मॉनिटर करेगा, है ना। एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, ये दो काम आगे। एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना, और मॉनिटरिंग का मतलब देखरेख करना। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग क्या करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा। और अधिसूचना वह सूचना जो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आम पब्लिक को सुनाई जाती है या पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, अधिसूचना कहेंगे। फटाफट लिखो इनको। बेटा ये इतना आसान है नहीं, है ना, ये जान हलक में आ जाती है। इन शब्दों को दिमाग में रखना, उसको समझाने के लिए पैटर्न तैयार करना। आई बात समझ में? तो इसको थोड़ा सीरियसली लो और व्यवस्थित तरीके से करोगे। मैं कह रहा हूँ एग्जाम देने के बाद निश्चिंत हो जाना, सवाल गलत नहीं होंगे। अगर तरीके से दिमाग में बैठा लिया, व्यवस्थित रख लिया ना एक बार, पूरे राजस्थान में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मजाक मैं करता भी नहीं ऐसे, जहाँ बच्चे के कैरियर का सवाल हो ना, वहाँ कतई मजाक नहीं करता। पूरे राजस्थान में सारे बैचेज में आप इस मामले में सबसे अलग होंगे, और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं साबित कर दूंगा लास्ट में। जब आपको पूरा पैटर्न करवाऊंगा ना, उसके बाद तुम खुद कह दोगे हाँ सर हम अलग हैं। अच्छा मिला के देख लेना किसी से। ये और ये प्राउड नहीं है,
ये अपनी मेहनत है और अपना आत्मविश्वास है। इस पार्ट को मैं पूरे नेशनल लेवल पर, जो आपने संस्था पढ़ी है नीपा, न्यूपा, वहाँ पर पूरे इंडिया लेवल के एसआरजी को ट्रेनिंग देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए जाता हूँ। एसआईआरटी में भी देने जाता हूँ और नीपा में भी देने जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आमंत्रण मांगते हैं यहाँ से, और फिर वहाँ मांगते हैं भी जो पढ़ाने का इच्छुक हो। अच्छा, उसमें मिलता जुलता कुछ नहीं है, बस थोड़े अधिकारियों से क्या हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। एक थोड़ा अच्छा लगता है कि अपन सेंट्रल लेवल पे क्या करके आए, रिप्रेजेंट करके आए हैं। और ये काम कब आती है, बाकी के लोग थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, अपने को रात दिन का काम है, पढ़ा रहे तो यहाँ पर, तो वहाँ जाके शुरू हो जाओ और 10 घंटे तक लगातार बोल दो, उनको लगता है कि यार ये पता नहीं क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाते हैं, बार बार अभ्यास हो गया तो पढ़ा देते हैं। वहाँ की कमजोरियाँ, मतलब यहाँ जो चीज़ पढ़ाते हैं यहाँ से सार्फ हो जाता है, वहाँ फिर वहाँ होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लोग अच्छे बैठे होते हैं, समझदार लोग भी होते हैं, फिर वो सवाल पूछते हैं तो फिर तार्किकता बढ़ती है, तार्किकता से टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। ये फर्क डालेगा आप पे। और उत्कर्ष में जैसे 2012 से लेकर 19 तक मैं था, तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के सारे मैनेजमेंट के बैच में मेरे पास साइकोलॉजी, मैनेजमेंट सारे होते थे। तो आपको 2-3 टीचर पढ़ाने आए होंगे, उन 2-3 टीचर में से वो ऑलरेडी स्टूडेंट थे। और वो क्यों सेलेक्ट होते थे, क्योंकि उनका ये जो, हाँ पढ़ाया था तभी बता रहा हूँ, ठीक है। उनमें से एक सर तो शायद आपको पढ़ा के भी गए थे, ब्रजेश सर, ठीक है। वो 2016 ग्रेड फर्स्ट के मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है। यहां लिख लिया। अब लिखो बेटा प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा लिखे। कक्षा 1 से 8 की, कक्षा 1 से 8 की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। इसके 2 प्रारूप हैं। इसके कितने प्रारूप हैं बेटा? 2 प्रारूप हैं, 2 प्रारूप हैं। लिखें, कक्षा 1 से 5 पीएस विद्यालय, कक्षा 1 से 5 क्या? पीएस। पीएस का मतलब बेटा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ओके। दूसरा लिखो, कक्षा 6 से 8 यूपीएस, 6 से 8 यूपीएस। मिडिल स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल। फिर लिखें संरक्षक, धारा 2 की उपधारा 7, धारा 2 की उपधारा 7 लिखें, वह व्यक्ति या संस्था जिसके पास कानूनन रूप से, जिसके पास कानूनन रूप से बालक का अधिकार हो, बालक को रखने का अधिकार हो, कानूनन रूप से बालक को रखने का अधिकार हो। यहां जैविक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। जैविक अधिकार किसके पास होगा? माता पिता के पास, 11 नंबर पे, ओके। फिर आता है धारा 2 उपधारा
8, धारा 2 उपधारा 8, स्थानीय प्राधिकारी वर्ग। स्थानीय प्राधिकारी वर्ग लिखें केंद्र व राज्य सरकार के केंद्र व किसके राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी वर्ग जो स्थानीय स्तर पर, जो कौन से स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अधिनियम को लागू करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर अधिनियम को लागू करते हैं तथा देखरेख करते हैं। लागू करते हैं तथा क्या करते हैं, देखरेख करते हैं। हो गया। फिर देखें धारा 2 उपधारा 9, धारा 2 की उपधारा 9, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग लिखें आरटीई एक्ट की धारा 33, आरटीई एक्ट की धारा 33 व ज्यादा नहीं, बीच में वह क्यों कर रहे हो, मैं तो भाषा में बोल रहा हूं। क्या लिखा आपने, आरटी एक्ट की धारा 33 व बाल अधिकार, वह लिख लिया ना, आगे लाइन लिखो, बोल रहा हूं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अब एक बार पेन डाउन करें बेटा। बच्चे के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम है जिसका नाम क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। उसकी एक धारा है जिसका नाम है 3, उसके अनुसार राष्ट्रीय संरक्षण आयोग बना है। क्लियर है। तो आरटी की धारा तो कितनी हो गई, 33 व अब लिखो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3, 2005 की धारा 3 के अनुसार, 3 के अनुसार, 3 के अनुसार राष्ट्रीय संरक्षण आयोग के अनुसार राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है बेटा। आरटी की तो कौन सी धारा, 33वीं, वहां पढ़ेंगे अपन इसको। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा, 3 के अनुसार किसका उल्लेख है, राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का। क्लियर। उसके बाद लिखो धारा 2 उपधारा 10, धारा 2 उपधारा 10, धारा 2 उपधारा 10, इसमें क्या है, अधिसूचना।
लिखें वह सूचना जो गजट नोटिफिकेशन, वह सूचना जो क्या बेटा, गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित की जाती है। गजट नोटिफिकेशन में क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो कितनी हो गई, 10। फिर लिखो, नाम लिखना है, मुझे पता है समय हो रहा है ना। हाँ, अरे सिर्फ लिखो, धारा 11, 12, 13, सिर्फ नाम लिख लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब 2 मिनट बंद करवाओ और एसी चालू करवाओ इस पर। अरे ओ भाई साहब रुक जाए, रुक जाए। तो हुआ ये कि 2015-16 के आसपास की बात है। तो अपने जोधपुर में क्लास ऑफ कर दी भाई, ऑफ कर दी क्लास, कर दिया। तो 2000 की, चलो बाद में कर देना। ऐसे ही बैच चल रहा था। तो सुबह तब, हाँ 17 वाले सेशन की बात है, और उसमें फर्स्ट ग्रेड का बैच, उसमें पेडागोजी चल रही, मॉडल्स पढ़ा रहा मैं। तो बड़ा बैच था और एसी चल रही थी, सॉरी ठंड का टाइम था, जनवरी का, एसी बंद थी। तो होता ये था कि एक क्लास शुरू हो गई, 15 मिनट बाद एक मैडम आते थे, और वो मैडम हमेशा लेट हुआ बाद में करना है, जब समय आए तब करना है ना, तब अच्छा लगता है। पहले ध्यान से सुनो हुआ क्या था, बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि वो मैडम लेट आए, और भाई साहब जनवरी की सुबह सबको मतलब ठंड भी होती है, और वो आए तो वो थोड़ा अंडरग्राउंड में रूम था, वो अंदर से उधर से आए। बंद कर भैया उसको, बेटा बंद करो उसको, मोबाइल को बंद कर यार। हाँ, अरे उसको बंद कर, तेरी लाइट जल रही है। ठीक है, तो वो मैडम लेट आए, मैं मेरा काम कर रहा था। ठीक है, मैकडूगल पढ़ा रहा था। तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी देर बैठे वो मैडम, तो वहीं पर एक पाली के भैया थे, पास में बैठे थे, फर्स्ट ग्रेड का बैच था। और पाली वाले भैया थोड़े आर्थिक रूप से क्या थे, थोड़े वीकर सेक्शन में थे। तो थोड़ा उनको लगता था कि हाँ, तो उनके कपड़ों के तरीके से आइडिया लग गया था कि हाँ कमजोर स्थिति हो सकती है, कपड़ा कोई मायने नहीं रखता इंसान के लिए। अब वो उसके पास बैठी, तो 10-1 मिनट बाद वो अंग्रेजी में बोली, एक प्लीज यार है ना, बाद में कर लेना ना। वो अंग्रेजी में बोली, सर इट्स ए बिग हॉट डे, आई नीड एसी। अब पहली बात तो मेरे समझ में नहीं आई क्या बात बोल गई। चलो फिर कोई बात नहीं। अब मैंने कोशिश की कि मैं बेटा दिमाग लगा कि क्या बोला है। तो फिर मैंने कहा अच्छा एसी किसमें, जनवरी में। मेरे दिमाग चकरा गया, मैं खा के क्या आई गई सुबह सुबह। कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने कहा देखो मैडम बात ऐसी है, ये वो जैसे भैया बैठे हैं ऐसे ही, तो मैंने कहा ये कर देंगे या फिर तुम चला लो। तो ऐसे वो एसी चली हुई, तो उसका नीचे उसका स्विच ऑन था, स्विच लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, हिम्मत की और छट ऐसे मारा। अब थोड़ी देर बाद, आप में से है क्या पाली जोधपुर से है क्या कोई बच्चा यहाँ पे? हाँ, तो थोड़ी देर बाद भाई साहब क्या हुई, ठंड बाप रही। तो वो बच्चा जो लड़का बैठा था वो मुझे कहता है गुरुजी मारा हिवड़े में एक बात निपजी है। अब वो भाई हिवड़े में बात निपजी तो बता, माने ही ठा पड़े तू कहीं कहना चाहे है ना। तो अब मैं भी समझ गो कि भाई कोई कहीं तो बात कही हो, तो चलो ठीक है साहब। तो उसने कहा गुरुजी ठंड बाप रही काई करा। तो भाई ठंड बाप रही तो काई करा। तो मैंने कहा देख यार तू बंद कर दे, क्लियर है बात, ठीक है। अब उसने हिम्मत करके, जब मैंने कहा ना हिम्मत करके बंद कर दिया। अब उस लड़की ने फिर से ऑन कर दिया, छोरे में फिर हिम्मत आई,
पता कि गुरुजी ने कहा, उसने बंद कर दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ। तो अब वो क्या करने लगे कि उनमें आपस में ऐसे तू मैं होने लगी, नोक-झोंक होने लगी। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा पढ़ा रहा हूं, बाकी बच्चे कुछ नहीं कह रहे हैं कि जब तक देखो कभी भी पंगे में पांव देना चाहिए जब तक अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आए, कोई बात नहीं। तो फिर वो मैडम अचानक से उठी, और उठकर यो इधर से इधर आई, और वो जब इधर आगे आने लगी ना, मैंने कहा मैडम थमो। तो मैंने लास्ट में कहा कि एक बात, तो इधर क्यों आ रहे हो? बोले सर वो मतलब एसी बंद कर रहा है बार बार। तो मैंने दुनिया के सबसे आदर्श वाक्य का इस्तेमाल किया, क्या कि शर्म नहीं आती तुम्हें, भाई बहन होके झगड़ते हो? इससे बढ़िया कोई आदर्श वाक्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई साहब ये लाइन उसने सुनी और उसने कहा, बोलो सर इस बंदर की बहन बनूंगी मैं। आगे सुनो, इस बंदर की बहन बनूंगी। उस लड़के ने जवाब दिया, वो सुनो, वो लड़का क्या कहता है, सर इसके अलावा मैं भी तैयार हूं, पूछ लो।